चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर नंबर 3 की। सवाल नंबर 8 हमारे सामने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने इससे पहले का जो क्वेश्चन 7 है उसको समझ रखा है तो ये आपको उससे मिलता जुलता ही लगेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं सवाल को। सबसे पहले शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर, ये जो दो रिलेशन दे रखे हैं ना, एक ये है और दूसरा ये है, दोनों को आर से रिप्रेजेंट किया गया है और सेट ए के ऊपर बने हुए हैं। सेट ए को ज़रा समझ लेते हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे और वो इंटीजर 0 से बड़े और उसके इक्वल और 12 से छोटे और उसके इक्वल होंगे। तो सेट ए को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। गिवन बाय, फर्स्ट में ये दे रखा है और सेकंड में ये दे रखा है। तो पहले हम फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन में लिखा है a कोमा बी सच दैट मॉड a माइनस बी इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। ये रिलेशन दे रखा है। प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और बाद में ये भी पता लगाना है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो सबसे पहले बात तो यह है कि इन दोनों रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इसके अलावा 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ढूंढना है। तो काफ़ी लंबा सवाल ये चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट फर्स्ट करके दिखाता हूँ। पार्ट फर्स्ट में जो रिलेशन दिया गया है इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि ए जो है वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर मान लो हमारा जो सेट ए है, अगर हम उसको लिखें तो उसके अंदर इंटीजर्स आएंगे 0 से बड़े उसके इक्वल और 12 से छोटे। तो मैं एक बार सेट ए को लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सेट ए को लिख दिया है। अब अगर हम इसके ऊपर एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर आप ए और बी लेते हैं, ले लो ज़रा यहाँ से ए और बी, और रिफ्लेक्सिविटी के लिए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैं मान लो यहाँ से 1,1 ले लेता हूँ। ठीक है, 1,1 आर से बिलोंग करेगा अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस 1 मॉड 1 माइनस 1 इक्वल टू जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मॉड 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 अगर आर से बिलोंग करेंगे तो 2 माइनस 2 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा और 0 जो है 4 का मल्टीपल होता है। 0 ऐसा ज़रूरी नहीं कि 4 का ही मल्टीपल होता है, 0 सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 2 2 और भी आगे 0 0 यहाँ तक की अगर आप 0 0 भी लेते हैं तो 0 माइनस 0 जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो बार बार 0 आएगा अगर हम दोनों एलिमेंट यहाँ पर सेम लेते हैं और 0 जो है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। हर एलिमेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो अब ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में समझाई है इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन हमने लिखी है वो ये है कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक्स जो हम इस सेट के अंदर से लेंगे, सेट ए में यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ ज़रा। तो कोई भी एक्स जो इस सेट ए से लिया जाएगा उस x के लिए x माइनस एक्स हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो इससे साबित होता है कि इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ये जो रिलेशन दिया हुआ है कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जब दोनों हम सेम लेंगे तो उससे हमेशा 0 आएगी और 0 जो है वो 4 का मल्टीपल होता ही है। इम्प्लाइज दैट x कॉमा x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सभी x जो a में से लिए जाएंगे उनके लिए x कोमा x r से बिलोंग करेगा, क्योंकि x कोमा x अगर हम लेते हैं तो उससे क्या आता है, 0 आता है, जो कि 4 का मल्टीपल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिविटी चेक हो चुकी है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। तो सिमेट्रिसिटी भी चेक कर लेते हैं, पहले रफ में देखेंगे ज़रा। अगर हम यहाँ से 2 एलिमेंट लेते हैं a और b और वो उनका जो मॉड है सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 का मल्टीपल आ जाता है, तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो यहाँ से 2 एलिमेंट ढूंढो ऐसे, जैसे कि हमने 2 ले लिया और 2 के साथ हम यहाँ से 6 ले सकते हैं। 6 तो इसके अंदर आएगा ही।
और जब इसमें हम रिलेशन अप्लाई करेंगे तो 2 - 6 जो कि आएगा 4, और जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। अब 2, 6 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो 6, 2 भी तो R से बिलोंग करेगा ही, क्योंकि 6 - 2 क्या आएगा, फिर से 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। तो इससे साबित होता है कि अगर A, B R से बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R से बिलोंग करेगा। किसी और पेयर के साथ भी आप इस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पेयर ले सकते हैं 3, 7, तो 3 - 7 जो है वो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 7 - 3 भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, यहाँ पे 0 आ जाए तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाए या फिर यहाँ पे 8 आ जाए तो भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे देख लिया है कि ए बी तो आर से बिलोंग कर ही रहा है, बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए बी के आर से बिलोंग करने की वजह से बी ए भी आर से बिलोंग करता है तो हम अपने रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। तो इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे कैसे लिखेंगे देख लीजिए ज़रा। तो सिमेट्रिसिटी प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है। अब अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो इम्प्लाइज दैट अगर x, y उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन इसके अंदर एप्लीकेबल होगा। इम्प्लाइज दैट x - y जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। और 4 का जो मल्टीपल होता है उसको अगर आप लिखना हो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 के साथ कुछ भी ले लो, जैसे कि आप उसे 4k लिख सकते हैं। और आप ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि अगर x - y मोड x - y 4k के इक्वल है तो मोड y - x भी 4k के इक्वल होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि हमने 3 लिया और 3 के साथ में 4 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो 3 - 7 क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह से 7 - 3 भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो x - y अगर 4 का मल्टीपल आ रहा है तो y - x भी 4 का मल्टीपल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y, x जो है वो बिलोंग टू r हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ x, y बिलोंग्स टू r implies that y, x बिलोंग्स टू r। x, y जब r से बिलोंग कर रहा है तो y, x भी r से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इस तरह से मैंने लास्ट में लिख दिया है कि R इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। और जब भी आप इस तरह के सवालों को करेंगे तो यही स्टैंडर्ड तरीका होता है इन सवालों को करने का। ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई एग्जांपल दे दें, जैसे मैं आपको अभी दे के दिखा रहा था, वो खाली समझने के लिए होते हैं, लेकिन जो सवाल को लिखने का तरीका होता है वो यही होता है। आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिसिटी के बाद आती है ट्रांजिटिविटी, उसको चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी को पहले हम रफ में समझेंगे कि सेट ए दे रखा है और उसके ऊपर ये रिलेशन बना हुआ है कि a - b इज़ द मल्टीपल ऑफ 4। तो किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहते हैं, हम जब कहते हैं जब a b बिलोंग करे r से और b c r से बिलोंग करे और इन दोनों की वजह से a c भी r से बिलोंग कर जाए, तभी हम किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इस तरह के पेयर मौजूद हैं हमारे इस रिलेशन के अंदर या फिर नहीं। मान लो कि हम यहाँ पर एक पेयर ले लेते हैं 3 के साथ में फिर से मैं 7 ही ले लेता हूँ, या फिर ये पेयर ले लेते हैं 2, 6। तो 2, 6 तो R से बिलोंग करेगा ही, क्योंकि 2 में से 6 को माइनस करके 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल होता है। इसी तरह से 6 के साथ क्या लिया जाएगा, लेकिन 6 के साथ में हम 10 ले सकते हैं। 6 में से 10 माइनस करेंगे 4 आएगा जो कि 4 का मल्टीपल है। अब ये देखो कि क्या 2 और 10 भी R से बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2 में से 10 को माइनस करके माइनस का 8 आएगा जो कि बाद में प्लस का 8 बन जाएगा और जो कि 4 का मल्टीपल है। तो हमने दिखाया कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है और उसकी वजह से ए सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। इसको समझने के बाद अब थ्योरेटिकली वहाँ पे कैसे लिखेंगे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में इस तरह के एग्जाम्पल देकर नहीं कर सकते, आपको वो थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी जैसे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। अब अगर x, y r से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मोड x - y जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, इज़ अ मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरह से दूसरी तरफ मॉड y माइनस जेड जो भी होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। देखिए अगर x कोमा वाई, तो अगर x कोमा वाई R से बिलोंग करता है तो मॉड x माइनस वाई को 4 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये पेयर इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ये तो इसका मल्टीपल होगा ही। अब अगर ये 4 का मल्टीपल है तो हम लिख सकते हैं मॉड x माइनस वाई को किसके इक्वल, जैसे पिछला वाला 4k के इक्वल रखा था तो इस बार क्या रखें, 4k तो आप दोबारा से रख नहीं सकते, आप यहाँ पर 4p ले सकते हैं, 4p। इसी तरह से y माइनस जेड भी 4 का मल्टीपल है तो मॉड y माइनस जेड को आप लिख सकते हैं 4q। ठीक है, बीच में इनके एंड चल रहा था, और साथ में ये भी लिखेंगे कि फॉर सम PQ बिलोंग्स टू n। PQ कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो x माइनस वाई अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 4p के बराबर होगा, y माइनस जेड 4 का मल्टीपल है तो वो 4q के बराबर होगा। दोनों एक जैसी चीज़ के बराबर तो नहीं हो सकते। अब आगे देखो, कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझ। मॉड हटाते हैं अगर कहीं से भी तो क्या होता है कि दूसरी साइड प्लस माइनस लग जाता है। इसी कैलकुलेशन की वजह से ये सवाल मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद से करने के लिए भी दे सकता था। इसी तरह से मॉड यहाँ से भी हटेगा तो दूसरी साइड वहाँ पे भी क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। इसके बाद ये देखो कि x माइनस जेड कैसे बनेगा, ये बड़े ध्यान से देखना। x माइनस जेड कैसे बनेगा, जब हम x माइनस वाई में प्लस कर देंगे y माइनस जेड को। जब हम x माइनस वाई में y माइनस जेड को प्लस करेंगे तो x माइनस जेड बन जाएगा। और x माइनस जेड इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि हम इसे प्रूव करेंगे कि ये भी 4 का मल्टीपल है। एक्स वाई 4 का मल्टीपल, वाई जेड 4 का मल्टीपल, तो इन दोनों की वजह से एक्स जेड भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले ये दिखाएंगे कि एक्स माइनस जेड बनेगा कैसे। इस तरीके से बनेगा क्योंकि वाई से वाई कट जाएगा और क्या रह जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस जेड। अब ये जो एक्स माइनस वाई आप देख रहे हैं इसकी जगह रख सकते हैं प्लस माइनस 4p, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 4q। इसके बाद यहाँ से 4 कॉमन निकाला जा सकता है, अंदर बचेगा प्लस माइनस p और प्लस माइनस q। तो साफ दिखाई देता है कि x माइनस जेड भी 4 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो, इनटू में 4 लिखा हुआ है, तो इससे साबित होता है कि x माइनस जेड भी 4 का मल्टीपल है। तो पहले तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा कि x माइनस जेड आपको मिलेगा कैसे, जब आप x माइनस वाई में y माइनस जेड को प्लस करेंगे। फिर x माइनस वाई की वैल्यू ऊपर से डाल दी, y माइनस जेड की वैल्यू भी डाल दी, 4 कॉमन निकाल दिया, तो हमें दिखा कि x माइनस जेड जो है वो भी 4 का क्या है मल्टीपल है। इम्प्लाइज दैट x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r। तो बस यहाँ तक था हमारे सवाल का मेन हिस्सा। दोबारा से लेते हैं। हमने माना कि x वाई r से बिलोंग करेगा और y जेड भी r से बिलोंग करेगा। अगर ये r से बिलोंग करेगा तो ये 4 का मल्टीपल होगा, और वो r से बिलोंग करेगा तो वो भी 4 का मल्टीपल होगा। 4 के मल्टीपल को इधर 4p लिखा, उधर 4q लिखा। उसके बाद मॉड हटाते हैं कहीं से भी, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही नहीं मॉड हट जाता कहीं भी कि मॉड हटा के तुम ब्रैकेट लगा दो। मॉड हटाओगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस ज़रूर लगेंगे, इधर भी लगाया उधर भी लगाया। इसके बाद हमने क्या किया, देखा कि x माइनस जेड कैसे आएगा जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करते समय हमने इनकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद 4 कॉमन निकला, प्रूव हुआ कि x माइनस जेड भी 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब x कॉमा जेड भी r से बिलोंग कर जाएगा। तो इन दोनों के वजह से x जेड भी r से बिलोंग कर गया, तो हमारा जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो एंड में मैंने इस तरीके से लिख दिया कि r एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब वो तीनों हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इस वजह से हम उसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक बेहतरीन सवाल को समझ लिया है। लेकिन ये सवाल इतना लंबा है कि अभी ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है। अभी इसमें एक और चीज़ पूछी गई थी, ये देखो क्या, ये देखो, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो अभी तो हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स को ढूंढना है, तो वो हम बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के साथ जो भी आएगा वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे पूरा सेट लिख दिया है और वो रिलेशन जो था उसको भी लिख दिया है। अब हमें इस सेट के अंदर से ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो 1 से रिलेटेड हैं, तो बड़ी आसानी से उनको ढूंढा जा सकता है। जैसे कि 1 के साथ 1 रिलेटेड होगा, 1,1,
क्योंकि जब हम उसमें ये रिलेशन अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल होता है। इसके अलावा 1 के साथ और कौन रिलेटेड, 3 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 5 जो है वो 4 आएगा, जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। इसके अलावा 1 के साथ और क्या रिलेटेड हो सकता है, 1 के साथ 9 रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि 1 माइनस 9 8 आएगा, जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। तो 1 के साथ यहाँ पे जो रिलेटेड एलिमेंट है वो हैं 1, 5 और 9, देयरफॉर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, 1, 5 और 9 है। इस तरह से पूरा सवाल हो चुका है 4 नंबर का जो था। एक बार फिर से पूरे सवाल को गो थ्रू कर देते हैं। तो ये हमारा सवाल था, एक सेट ए दे रखा था, उसके ऊपर एक रिलेशन बना हुआ था, प्रूव करना था कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमने उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, उसके बाद हमने उसको सिमेट्रिक प्रूव किया, उसके बाद हमने उसको ट्रांजिटिव प्रूव किया, और एंड में क्योंकि वो तीनों हो गया था इसलिए वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद हमसे ये पूछा गया था कि 1 से रिलेटेड एलिमेंट ढूंढो। तो सेट के अंदर से हमने बड़े आराम से 1 से रिलेटेड एलिमेंट ढूंढे जिनसे 4 का मल्टीपल आ जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट हमें मिले 1, 5 और 9। तो इस तरह से सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेकंड पार्ट में आपको ये रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन मैंने एंड में दे रखा है, आप उस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सवाल पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। सेट ए देखो क्या है, सेट ए है कि किसी प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है, और रिलेशन इस तरह से बना हुआ है, P, Q, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। दो जो पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे P और Q, तो जो P की डिस्टेंस ओरिजिन से होगी वही डिस्टेंस Q की भी ओरिजिन से होगी। प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद ये काम भी करना है, इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने से पहले ये जो रिलेशन हमारा लिखा हुआ ना, इतना लंबा लैंग्वेज की एक फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। इसके लिए हम एक फ़िगर बनाते हैं, एक डायग्राम यहाँ पर। तो फिगर तो मैंने बना दी है। इस फिगर के अंदर आप ओरिजिन देख ही रहे होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और 2 पॉइंट भी मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सेट ए के अकॉर्डिंग, और उनमें से हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं। अब हमारे रिलेशन के हिसाब से डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही Q की भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। यानी कि हम अपने रिलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि P, Q सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। अब ये जो रिलेशन है वो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जो भी आप यहाँ पर पॉइंट लेंगे उन दोनों पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये हमारा रिलेशन इंडिकेट करता है। अब अगर हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे भी P लेना पड़ेगा और यहाँ पे भी P लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा OP और उधर भी क्या आ जाएगा OP। तो क्या OP के इक्वल नहीं होगा? देखिए समझने की कोशिश करिए। रिफ्लेक्सिविटी के लिए A बिलोंग्स टू R होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो A के बजाय अगर मैं यहाँ पर P ले लेता हूँ, Q की जगह भी मैंने P ले लिया, तो जब मैं इसमें रिलेशन अप्लाई करूँगा तो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा OP। तो क्या OP के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बार OP नाप लो फिर दोबारा OP नाप लो, तो क्या OP के बराबर नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब PP जो है वो बिलोंग करेगा R से, P, R से बिलोंग करेगा। और ये साबित करता है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब P को रिप्लेस करके अगर हम यहाँ Q कर देते हैं तो वो भी वही बात पड़ेगी। तो OQ इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। तो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और फिर दोबारा Q की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका मतलब QQ भी बिलोंग करेगा R से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसको लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया कि फॉर एनी पॉइंट P इन सेट ए। सेट ए क्या कह रहा है कि सेट ए प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने इस पूरे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट P को ले लिया। तो उस पॉइंट P के लिए
OP जो है वो OP के इक्वल होगा 100%। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर OP OP के बराबर हो जाए तो यहाँ पे दोनों जगह PP आ जाएगा। इसका मतलब PP बिलोंग्स टू R हो जाएगा, और PP बिलोंग्स टू R होते ही रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R जो है वो फिर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। उम्मीद है कि ये वाली चीज़ आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो अगले जो पार्ट्स हैं उनमें दूर हो जाएगी। सिमेट्रिसिटी पर चलते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो ये रिलेशन है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिमेट्रिक अगर रिलेशन को करना है तो अगर AB बिलोंग्स टू R है तो BA बिलोंग्स टू RB होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हमारे रिलेशन में PQ बिलोंग्स टू R आ रहा है तो इसकी वजह से QP बिलोंग्स टू RB आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा। देखो, PQ बिलोंग टू R का मतलब होगा OP इज़ इक्वल टू OQ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि हम OQ इज़ इक्वल टू OP? भाई जब OP OQ के बराबर है तो क्या OQ OP के बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है। और अगर OQ OP के बराबर होगा तो इसका मतलब QP जो है वो R से बिलोंग कर जाएगा। तो बड़ी आसानी से साबित होता है कि दिया गया रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम ये लाइन लिखेंगे कि लेट P एंड Q बी द 2 पॉइंट इन सेट A। सेट A ही तो था जिसके ऊपर रिलेशन बना हुआ था, और सेट A का मतलब कि प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट। तो हमने उस प्लेन के अंदर 2 पॉइंट ले रखे हैं, P और Q, और वो पॉइंट इस तरीके से होंगे कि P, Q बिलोंग्स टू R होगा। अब P, Q बिलोंग्स टू R का सीधा मतलब ये होगा कि OP इज़ इक्वल टू OQ, इम्प्लाइज दैट OQ इज़ इक्वल टू OP। अभी तो समझा था कि अगर OP OQ के बराबर है तो क्या OQ OP के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इम्प्लाइज दैट Q, P बिलोंग्स टू R। बस हो गया साबित। AB बिलोंग टू R है, BA बिलोंग टू R है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हमने आखिरी स्टेटमेंट लिख दिया है कि PQ बिलोंग टू R की वजह से QP बिलोंग टू RB हो रहा है। सभी PQ जो सेट A से बिलोंग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब इस रिलेशन की ट्रांजिटिविटी और चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होगा? वही होगा AB बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R और AC बिलोंग टू R। तो अगर हम लिखते हैं PQ बिलोंग्स टू R तो इसका मतलब होगा OP इज़ इक्वल टू OQ, और इसके बाद हम Q के साथ एक और ले लेते हैं R तो ले नहीं सकते, R तो यहाँ पे भी है, कुछ और ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? T ले लेता हूँ, OT बिलोंग टू R लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? सॉरी, QT बिलोंग टू R लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? OQ इज़ इक्वल टू OT। अब तुम ये देखो, OP OQ के बराबर है, OQ OT के बराबर है, तो क्या OP OT बराबर नहीं होंगे? होंगे। OP इज इक्वल टू OT होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? P, T बिलोंग्स टू R। तो हमने दिखा दिया है कि PQ बिलोंग टू R है, QT बिलोंग टू R है, तो उसकी वजह से PT बिलोंग टू R भी है। तो साबित होता है कि रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि PQ और T 3 पॉइंट है सेट A के अंदर, सच दैट P, Q belongs to R and Q, T belongs to R, implies that OP is equal to OQ and OQ is equal to OT, implies that, भाई देखो OP OQ के बराबर है, OQ OT के बराबर है, तो इसका सीधा मतलब है कि OP जो है वो OT के बराबर हो जाएगा। implies that P, T बिलोंग्स टू R। अब ये बिलोंग टू R है, ये बिलोंग टू R है, और इनकी वजह से ये भी बिलोंग टू R है, तो इसका मतलब हो गया ना रिलेशन ट्रांजिटिव। तो लिख दिया है कि ट्रांजिटिव होने की वजह से अब हम R को एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो इस रिलेशन को हमने किस तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव किया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अभी इस सवाल का एक हिस्सा और बाकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। इसमें हमें रिलेशन भी ढूंढना है। आगे लिखा हुआ है कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P, जो कि ओरिजिन के इक्वल नहीं है, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो सेट है वो क्या करेगा? एक सर्कल बनाएगा, और वो सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज द सेंटर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझ में आता नहीं है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
तो ये जो चीज़ हमें देखनी है ना, प्रूव करनी है, इसको हम एक फिगर की मदद से समझेंगे। फिगर बना लेते हैं फिर से। एक्स और वाई एक्सिस हो गए, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी के बारे में लिखा हुआ है कि नॉट इक्वल टू ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन को छोड़कर कहीं भी आप पॉइंट पी को ले सकते हैं। और करना क्या है, शो दैट सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी। पॉइंट पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, एक पॉइंट हमने पहले से ही ले रखा था क्यू, जो पॉइंट पी से रिलेटेड था। कैसे रिलेटेड था, क्योंकि जो डिस्टेंस पी की थी वहाँ से वही डिस्टेंस किसकी थी, क्यू की भी थी। तो इस तरह से दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या थे, रिलेटेड थे। अब उसने ये बोला है कि जितने भी पॉइंट पी से रिलेटेड होंगे इस प्लेन के अंदर, वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो अभी तो एक पॉइंट क्यू लिया था, अब एक नया पॉइंट ले लेता हूँ मैं, जिसकी दूरी भी इनके बराबर होगी आर। एक और पॉइंट ले लेता हूँ एस, एक और पॉइंट ले लेता हूँ टी, एक और पॉइंट ले लेता हूँ ए बी। अब तुम खुद ही बताओ कि अगर इन सब पॉइंट की दूरी ओरिजिन से इक्वल होगी, उसके इक्वल होगी जितनी पी की डिस्टेंस है, तो अगर ये सारे पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी तो ये सारे पॉइंट मिलकर एक सर्कल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ऐसे पॉइंट्स जो पी से रिलेटेड हैं, तो जितनी पी की दूरी ओरिजिन से होगी उतनी ही उन सभी पॉइंट की भी दूरी ओरिजिन से होगी। तो वो सारे पॉइंट मिलकर क्या करेंगे, एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। मुझे लगता है कि आप इस फिगर से समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, वो ज़रा देख लीजिए। तो उससे रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे लिख दी गई हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि लेट पी बी द फिक्स पॉइंट इन सेट ए। सेट ए क्या था, प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनका सेट था। तो पी यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है। एंड क्यू बी अ पॉइंट इन सेट ए सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू आर से बिलोंग करेगा, तो जितनी पी की दूरी होगी ओरिजिन से उतनी ही दूरी किसकी होगी, क्यू की होगी। तो क्यू पॉइंट अगर कहीं भी हम लेंगे पूरे सेट ए के अंदर, तो उस पॉइंट की जो दूरी है, जितनी पी की ओरिजिन से है उतनी ही क्यू की भी ओरिजिन से दूरी होगी। तो ओ पी ओ क्यू के बराबर हो गया। इसके बाद हमने लिखा क्यू मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू ओ पी। अब क्यू को तुम इस प्लेन में कहीं भी ले लो या कहीं भी इसको घुमा लो, एक ही पॉइंट को, तो इसकी जो दूरी है आपको ओरिजिन से उतनी रखनी पड़ेगी जितनी पी की दूरी है, क्योंकि क्यू और पी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ऐसा करते समय आप क्यू को पूरे प्लेन में कहीं भी ले जाएं तो क्यू जो है पूरे प्लेन में घूमते हुए क्या कर देगा, एक सर्कल तैयार कर देगा। आप देख भी रहे होंगे कि इनको ज्वाइन करने से एक अच्छा खासा सर्कल तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट क्यू का जो लोकस है, लोकस का मतलब होता है पाथ या रास्ता। पॉइंट क्यू का जो लोकस है वो एक ऐसा सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो यही बात हमने लिखी है कि लोकस ऑफ क्यू इज़ अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो इस तरह से हमने जो आखिर में प्रूव करने के लिए कहा गया था वो कर दिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में मुश्किल होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। एंड में लिख देते हैं। तो एंड में हमने लिख दिया कि हैंस सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पी। पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे उन सब की दूरी ओरिजिन से उतनी होगी जितनी पी की दूरी है, इसलिए वो सारे पॉइंट मिलकर एक सर्कल ऐसा बनाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। यहाँ पर हमने उस चीज़ को लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया। सवाल का शुरुआत का एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सवाल की शुरुआत में हमें जो रिलेशन दिया हुआ था ना, यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा होता है, ये इजीली समझ में आता नहीं था, तो इसको हमने सबसे पहले आसान करके लिखा, P, Q ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। इसका मतलब है कि P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी। तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना था, तो पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव किया, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस प्रूव होने के बाद हमें ये भी प्रूव करना था कि पॉइंट P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो सब मिलकर एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो आज 2 सवाल बड़े लंबे लंबे थे, उसी में आज के लेक्चर का पूरा टाइम निकल गया। बाकी बचे हुए इम्पोर्टेंट सवालों को अगले लेक्चर में देखा जाएगा। वैसे आप उनमें से ज़्यादातर सवालों को खुद भी कर सकते हैं, तो आप उनको खुद कर लीजिएगा और जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ से आप उनको मैच कर लीजिएगा। आज बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।